बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूँ समी। इससे पहले आप इस कहानी की 217 एक साथ सुन चुके हैं और अब 218 की मुलाहिज़ा फरमाएं। मैंने वेटर को डिनर के लिए ऑर्डर नोट कराया और डिनर के दौरान मैंने उससे कहा, तुम शायद मिस्टर ग्रे ओल्डन की पर्सनल सेक्रेटरी की हैसियत से मुलाजमत कर रही हो। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? हेलन ने चौंक कर पूछा। तुम्हारी सिक्योरिटी चीफ की मेहरबानी है, ये इतला भी उसी की फराम करता है। मेरी समझ में नहीं आता, हेलन ने मुंह बनाकर कहा। मुझसे तो कहा गया था कि मुझे आम लोगों से अपनी हैसियत पोशीदा रखनी होगी और सिक्योरिटी चीफ साहिबा का आलम यह है कि वो खुद इस किस्म की मालूमात गैर मुतल्लका लोगों को फराम करती फिर रही हैं। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इस सिलसिले में मिस्टर ग्रे होल्डिंग से बात की जाए। मैंने कहा, वो तो मैं करूंगी। हेलन ने कहा, उनके इल्म में लाना जरूरी है कि सिक्योरिटी चीफ खुद ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब हो रही हैं। ये मुनासिब नहीं रहेगा। सिक्योरिटी चीफ तुम्हारी दुश्मन हो जाएगी। मुमकिन है बदला लेने के लिए वो तुम्हें किसी चक्कर में ही फंसा दे। हाँ, तुम ठीक ही कह रहे हो। हेलन मुतफिकराना अंदाज में बुड़बुड़ाई। लेकिन ये बात उनके इल्म में लाना भी तो जरूरी है। अगर तुम उनसे मेरी मुलाकात करा सको तो ये काम मैं करने को तैयार हूँ, मैंने कहा और हेलन खुशी से तकरीबन उछल ही पड़ी। ये ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ ग्रीन क्लब तक जाना पड़ेगा। हेलन ने कहा, तुम्हारे फायदे के लिए तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ। ग्रीन क्लब तो बहुत अच्छी जगह होगी। मेरी बात सुनकर हेलन मुस्कुराई। अच्छी जगह क्या, बस आम क्लबों की तरह है, सिर्फ मेंबरों के लिए मखसूस है। तो फिर मैं वहाँ कैसे जा सकूंगा? मैंने इज़्तिराब जाहिर किया। मैं भी उस क्लब की मेंबर हूँ, तुम्हें साथ लेकर चलूंगी। क्लब के कवायद के मुताबिक एक मेंबर के साथ एक मेहमान आ सकता है, लेकिन ये क्या जरूरी है कि वहाँ मिस्टर ग्रे होल्डिंग से मुलाकात हो ही जाए? जरूरी है। उनका मामूल है कि वो रात 9 बजे के बाद कम से कम 1 घंटा क्लब जरूर गुजारते हैं। मैंने सुकून का सांस लिया। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद मिस्टर ग्रे होल्डिंग से मुलाकात की सूरत निकल ही आई थी। मालूम नहीं जैकुलिन ने होटल में लिखवाए गए हमारे नाम और पतों की तस्दीक करने की ज़हमत भी गवारा की थी या नहीं, लेकिन उनकी तरफ से खामोशी इस बात की कमाल थी कि जैकुलिन ने इस पहलू को गैर अहम समझकर नज़रअंदाज कर दिया है, वरना वो खामोश न बैठती। डिनर के बाद मुझे हेलन के साथ जाना पड़ा और होटल से गैर हाजिरी के बारे में तहजीब को मुतला करना जरूरी था। चुनाचे में हेलन से माजरत करके उठा और बूढ़ के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने तहजीब को बाहर बुलवाया और जल्दी जल्दी उसे सारी बात बताकर हदायत दे दी और फिर हेलन के पास वापस आ गया। यहाँ से चलते वक्त तुम अपना पर्स साथ ले लेना, मैंने हेलन से कहा। जाहिर है कि उसके बाद हमें गुफ्तगू करते हुए मोहतात रहना होगा। मुझे मिस्टर ग्रे होल्डिंग से मिलवाने के बाद तुम वापस चली जाना, मैं खुद उनसे बात करूंगा। लेकिन वो तो वहाँ सिर्फ ब्रिज खेलते हैं, हेलन ने कहा। अगर तुम ब्रिज खेलना जानते हो तो मिस्टर ग्रे होल्डिंग की कुर्बत भी हासिल कर सकोगे और वो तुम्हारी बात को अहमियत भी देंगे। बेफिक्र रहो, तुम्हारी खातिर मैं ब्रिज भी खेल लूंगा। 9:15 बजे के करीब हम होटल से बाहर आए और 9 बजकर कुछ मिनट पर हम ग्रीन क्लब के कंपाउंड में टैक्सी से उतर रहे थे। हेलन की वजह से क्लब में दाखिल होना मुश्किल साबित नहीं हुआ। मिस्टर ग्रे होल्डिंग एक मेज पर बैठे नजर आ गए। मेज के गिर्द 2 अफराद और भी नजर आ रहे थे, मगर मिस्टर ग्रे होल्डिंग के मुकाबिल वाली कुर्सी खाली थी, जिसका मतलब था कि उनका पार्टनर अभी तक नहीं पहुंचा है और ये एक खुश आइंदा बात थी। हेलन को देखकर मिस्टर ग्रे होल्डिंग ने इज़हारे शनासाई के तौर पर सर को हल्की सी जुम्बश दी और बोले, आज तुम कैसे इधर आ निकली बेबी? इनसे मिलिए जनाब, ये एलन ग्राम है, मेरा दोस्त, ब्रिज का बहुत शौकीन है, एलन ने कहा। ओह, मिस्टर ग्रे होल्डिंग ने बड़ी गर्मजोशी से मुझसे मुसाफा किया। आज हमारा पार्टनर नहीं आया, अगर तुम पसंद करो तो हमारे साथ ब्रिज खेलो। जरूर मिस्टर ग्रे होल्डिंग, मैंने उनके मुकाबिल बैठते हुए कहा। मुझे ब्रिज का शौक जरूर है, लेकिन यह खेल इतना मुश्किल है कि मैं इसे पूरी महारत के साथ नहीं खेल पाता। हम सभी शौकिया खेलते हैं, मिस्टर ग्रे होल्डिंग ने कहा। यहाँ कौन माहिर है? उसके बाद खेल शुरू हो गया। हेलन एक कुर्सी खींचकर मेरे बराबर बैठ गई थी, लेकिन आधे घंटे बाद वो उठ गई। मैं चलती हूँ हेलन, उसने कहा। तुमसे फिर कब मुलाकात होगी? कल शाम को आ जाना, मैंने कहा और हेलन बाई बाई कहकर चली गई। उसके मजीद आधे घंटे बाद मैंने भी मिस्टर ग्रे होल्डिंग से माजरत चाहिए। बस एक डील और खेल लो, फिर मैं भी जाऊंगा, उन्होंने कहा और मैं आखिरी डील खेलने बैठ गया। ब्रीज टेबल पर मैंने कोई करतब नहीं दिखाया, बस शराफत से खेलता रहा। आखिरी डील खेलकर मेरे साथ मिस्टर ग्रे होल्डिंग भी उठ गए। मैंने उनके साथ चलते हुए कहा, क्या आप अपने वक्त में से चंद मिनट मुझे दे सकेंगे? क्योंकि मैं आपसे तन्हाई में गुफ्तगू करना चाहता हूँ।
वो चलते चलते रुक गए। आओ उस टेबल पर बैठते हैं। उन्होंने एक गोशे की तरफ इशारा किया जहां कई मेजें खाली नजर आ रही थी। मैं खास तौर पर आपसे मिलने के लिए क्लब आया था, वरना ब्रीज से मुझे कोई खास दिलचस्पी नहीं है, मैंने बैठने के बाद कहा। लेकिन तुम खेलते तो बहुत अच्छा हो, अगर बाकायदगी से खेला करो तो मुमकिन है नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा ले सको। सर मुझे ब्रीज से कहीं ज्यादा अहम काम सर अंजाम देने होते हैं मिस्टर ग्रे होल्डिंग, वरना मैं आपके मशवरे पर जरूर अमल करता। खैर तो तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे? इस बात का ताल्लुक जोहरी तवानाई के कुछ फार्मूलों से है और आप भी जोहरी तवानाई से मुतल्लिक महकमे में हैं। मैं समझा था कि तुम कोई निजी नोयत की गुफ्तगू करोगे। माफ करना दोस्त, मैं क्लब में सरकारी नोयत की बातें करना पसंद नहीं करता। आपको अपनी पसंद बालाए ताक रखना होगी, इसलिए कि मामला बहुत गंभीर है, कौमी सलामती दाव पर लगी हुई है। क्या कह रहे हो तुम? मिस्टर ग्रे होल्डिंग ने चौंक कर कहा। इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू का नतीजा जानते हो? मैं कुछ नहीं जानता जनाब, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि जो मसला दरपेश है उसके सिलसिले में किससे मिलना चाहिए और फिर किसी बड़े अफीसर से मिलना किस कदर मुश्किल होता है, इससे तो आप वाकिफ ही होंगे। तुम्हें जो कुछ कहना है जल्दी से कह डालो। अगर तुमने मेरे साथ ब्रीज ना खेला होता तो शायद मैं ये भी ना करता। इस इनायत के लिए शुक्रगुजार हूँ जनाब, मैंने कहा। दरअसल मैं ये बताना चाहता हूँ कि जोहरी हथियारों के चंद फार्मूले चोरी कर लिए गए हैं। मिस्टर ग्रे होल्डिंग ने चौंक कर मुझे देखा, फिर हंस पड़े। तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम किस कदर नाकाबिले यकीन बात कह रहे हो, और आपको ये अंदाजा नहीं कि अगर वो फार्मूले किसी गलत आदमी के हत्थे चढ़ गए होते तो इसका नतीजा क्या निकल सकता था। मिस्टर ग्रे होल्डिंग एक लम्हे के लिए संजीदा नजर आए, फिर दोबारा बेतबारी ने उनके चेहरे पर बसेरा कर लिया। सच बताओ तुम हो कौन? कहीं तुम कोई तजर्बे करने के चक्कर में तो नहीं हो? मुझे तो तुम कोई राइटर लगते हो। मैंने सुना है कि बहुत से राइटर इस जुनून में मुब्तला होते हैं कि हकीकत से करीब तर लिखें, और इस धुन में वो बाज़ औक़ात अजीब अजीब हरकतें कर गुजरते हैं। मुमकिन है ये तुम्हारे किसी नावल का प्लाट हो और तुम्हें उसके लिए किसी किस्म का मवाद दरकार हो। आप एक जिम्मेदार आदमी है मिस्टर ग्रे होल्डिंग, मुझे तवक्को नहीं थी कि आप इतनी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू का मुजाहरा भी कर सकते हैं। और ये बात तुम सिर्फ इसलिए कह रहे हो कि फार्मूलों की हिफाजती इंतजाम से वाकिफ नहीं हो। फार्मूलों की चोरी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। पहले आपको मुझसे पूरी बात पूछनी चाहिए थी, उसके बाद मेरी बातों की तस्दीक करना चाहिए थी। फिर अगर आप कोई फैसला करते तो मैं मान लेता कि आप एक जिम्मेदार अफीसर हैं, लेकिन ये तर्ज अमल तो बहुत दिल शिकन है। ठीक है मिस्टर एलन ग्राम, ग्रे होल्डिंग ने एक तवील सांस लेकर कहा। तुम्हें जो कुछ भी कहना है कम से कम अल्फाज में कह डालो, उसके बाद मैं कुछ सोचूंगा। शुक्रिया जनाब, मैंने कहा। मैं ये तो नहीं बता सकता कि फार्मूले किस तरह चोरी कराए गए होंगे, क्योंकि इस बात से मैं खुद भी लाइल्म हूँ, लेकिन ये मुझे मालूम है कि फार्मूले हारून राबील ने चोरी कराए थे। ग्रे होल्डिंग की आंखों में हैरत के आसार नजर आए, मगर उन्होंने कोई तबसरा नहीं किया और मैंने अपना बयान जारी रखा। हारून राबील की तहवील में एक जर्मन साइंसदान था जिसका नाम था डी फोस्टर। हारून राबील का इरादा था कि उन फार्मूलों के जरिए हथियार तैयार करा के फरोख्त करेगा। इस तरह उसकी आमदनी में सैकड़ों गुना इजाफा हो सकता था। जाहिर है कि किसी मुल्क को ये हथियार किसी और जरिए से नहीं हासिल हो सकते थे और उन्हें हासिल करने के लिए बहुत से ममालिक मुंह मांगी कीमत अदा करने को तैयार थे। लेकिन हारून राबील की बदकिस्मती हुई कि डी फोस्टर फार्मूलों समेत हारून राबील की कैद से फरार हो गया। न सिर्फ फरार हुआ बल्कि जर्मनी पहुंचकर उसने चंद बड़े ममालिक से इन फार्मूलों की सौदेबाजी की कोशिश भी कर डाली। मैं खामोश हो गया और ग्रे होल्डिंग ने मुजरबाना अंदाज में पहलू बदला। तुम बड़ी हैरत अंगेज दास्तान सुना रहे हो। फिर क्या हुआ? बहुत तवील दास्तान है मिस्टर ग्रे होल्डिंग, जिसे सुनकर आपको कोई फायदा भी नहीं होगा। मुख्तसरन यूं समझ लें कि डी फोस्टर मर गया और फार्मूले इत्तफाकन मेरे हाथ लग गए। जी हाँ, मैं इसे इत्तफाक ही कहूँगा कि बड़े बड़े ममालिक के ज़हीन तरीन एजेंट सर मारते रह गए और फार्मूले मेरे हाथ लग गए, जबकि मुझे उनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। सारी तफसीलात मरते वक्त डी फोस्टर ने मेरे गोश गुजार की थी और अब मैं चाहता हूँ कि फार्मूले हुकूमत अमेरिका की तहवील में वापस पहुँच जाएँ। ये काम यूँ तो बहुत आसान था कि मैं किसी भी जरिए से इन्हें वापस कर देता, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि ये बात फैले, इसलिए मैंने बड़ी मुश्किल से आप तक रसाई हासिल की है और आप हैं कि मेरी बात सुनने पर भी आमादा नहीं है। तुम्हारी बातें अब भी मुझे किसी होशरुबा दास्तान की तरह मालूम हो रही हैं, मिस्टर ग्रे होल्डिंग ने बर्राई हुई आवाज में कहा। ताहम अगर ये सब कुछ सच है तो तुमने बहुत अच्छा किया कि बराह रास्त मुझसे राब्ता कायम किया, लिहाजा मैं अभी जाकर चेक करूंगा। अगर कुछ फार्मूले गायब हुए तो मैं तुम्हारी तमाम बातें दुरुस्त मान लेने पर मजबूर हूँगा।
अब आपने माकूलियत का मुजाहरा किया है मिस्टर ग्रे होल्डिंग। मैंने कहा मेरी बात की सदाकत साबित हो जाए तो क्रिस्टल होटल में मुझसे राब्ता कायम कर लीजिएगा। मसरूका फार्मूलों की असली फिल्में मिल गई तो तुम्हें बहुत बड़े इनाम से नवाजा जाएगा, ग्रे होल्डिंग ने कहा। लेकिन अगर ये सब कुछ सच है तो इस बात की क्या जमानत होगी कि उनकी नकलें नहीं तैयार की गई होंगी। किसी को इतना मौका ही नहीं मिल सका जनाब। डीन फोस्टर से वो फिल्में मुझे मिली थी और मैं इस सिलसिले में ज़बानी यकीन दहानी के अलावा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ग्रे होल्डिंग ने सारी लाया, लेकिन फार्मूलों की वापसी के इवज तुम कितनी रकम का मुतालबा करोगे? मैं रकम के लिए ये काम नहीं कर रहा हूँ जनाब, अलबत्ता मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, अगर वो पूरी कर दी जाए तो मैं शुक्रगुजार हूँगा। क्या? मिस्टर ग्रे होल्डिंग ने पूछा। चंद रोज कबल 3 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। उन्होंने कभी मुझ पर कोई एहसान किया था। अगर मेरी इस खिदमत की कोई कीमत अदाई करनी है तो उन्हें रिहा कर दिया जाए। ब्लैकमेलिंग? ग्रे होल्डिंग ने मेरी आंखों में देखा। हरगिज नहीं, मैंने नफी में सारी लाया। सिर्फ एक दरख्वास्त है, फार्मूले तो हर हाल में मैं वापस करूंगा। इस स्पिरिट के तहत तो हुकूमत तुम्हारे मुतालबे पर गौर करने के लिए मजबूर हो जाएगी। उन तीनों के नाम बताओ। नाइमा बर्ग, फवाद और हसन नासर। मैंने कहा और ग्रे होल्डिंग को चौंकते देखा। 3 अरब? उसने कहा। कहीं उनका ताल्लुक फलस्तीन की आज़ादी की तंजीम से तो नहीं है? वो कोई भी हैं और किसी से भी ताल्लुक रखते हैं, मुझे इससे गरज नहीं। मैं तो उनका एक पुराना एहसान चुकाना चाहता हूँ। अगर मेरी दरख्वास्त मंजूर कर ली जाए तो मैं इसे अपने लिए एक एजाज समझूंगा, और अगर नामंजूर की गई तो मैं ये समझ लूंगा कि उन लोगों का एहसान चुकाना मेरे नसीब में नहीं था। ठीक है एलन, कल सुबह तुम मेरे ऑफिस आ जाओ। उस वक्त तक फैसला हो चुका होगा, बकिया बातें वही होंगी। क्या आपका ऑफिस उसी इमारत में है जिसके दरवाजे पर यह धमकी तहरीर है? वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो चोरी छुपे इमारत में दाखिल होने की कोशिश करें। अगर तुम मुझे अपनी आमद का सही वक्त बता सको तो तुम्हें इमारत में दाखिल होने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है मिस्टर ग्रे होल्डिंग, मैं ठीक 10 बजे वहाँ पहुँच जाऊँगा। फार्मूलों की फिल्में मेरे पास होंगी। उसके बाद मैंने मिस्टर ग्रे होल्डिंग से इजाज़त चाही, लेकिन इजाज़त देने की बजाय उन्होंने मुझे होटल तक ड्रॉप करने की ऑफर की, जिसे मैंने कबूल कर लिया। होटल में मेरे तीनों साथी मेरे कमरे में मौजूद थे और हालात जानने के लिए बहुत बेचैन थे। मैंने मुख्तसरन उन्हें सारी बातों से आगाह कर दिया। अब सुबह 9 बजे मैं ज़ाहिर के साथ बैंक जाऊंगा, जहां लाकर से फिल्में निकाल कर हम ग्रे होल्डिंग की तरफ जाएंगे। तुम जल्दबाजी से काम ले रहे हो अली, तहदीब ने कहा। उन्हें फिल्में मिल गईं तो मुमकिन है वो उन तीनों को रिहा ना करें। मैंने जो रास्ता मुंतखब किया है वो सहल होने के साथ साथ मुख्तसर भी है और इसमें कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा भी हैं। हम उन्हें ममनून एहसान करके ज़्यादा आसानी से काम करा सकते हैं। ये लोग ब्लैकमेलिंग के चक्कर में बहुत कम सुरंगो होते हैं और मैं नहीं समझता कि इस तरह हम कोई फ़ायदा उठा सकते हैं, बल्कि शायद हम नुकसान ही में रहें। ठीक है अली, ज़ाहिर है फैसला तो तुम कर ही चुके हो। हाँ तहजीब, मैंने फैसला कर लिया है कि अब इस चक्कर से जान छुड़ा ही लेनी चाहिए। ग्रे होल्डिंग के पास से हम ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजे तक वापस आ जाएंगे और कल शाम तक न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाएंगे। बूढ़ तुम सारी तैयारियां मुकम्मल कर लेना, अब अमेरिका में मज़ीद रुकना मुनासिब नहीं है। सुबह प्रोग्राम के मुताबिक मैं ज़ाहिर के साथ निकल खड़ा हुआ। जोरी हथियारों के महकमे के सामने हम टैक्सी से उतरे तो ठीक 10 बजे थे। मेरी जेबों में फिल्मों के अलावा एक पिस्टल भी मौजूद था जो मैंने एहतियातन साथ रख लिया था। इमारत के गेट पर एक शख्स ने हमारा इस्तकबाल किया। मैंने उसे अपना तारुफ कराया और बताया कि मिस्टर ग्रे होल्डिंग से मेरी मुलाकात तय है। ये आपके साथ कौन साहब हैं? उस शख्स ने कहा, मुझे तो सिर्फ आपके लिए हदायत मिली है। ये मेरे रफीके कार हैं। मैंने कहा, मिस्टर ग्रे होल्डिंग से इनका जिक्र करना भूल गया था। मुझे अफसोस है जनाब, आप अकेले ही अंदर जा सकेंगे। मुझे सिर्फ आपके लिए हदायत दी गई है। मैं अंदर जाऊंगा तो मेरा साथी भी अंदर जाएगा, वरना मैं वापसी को तरजीह दूंगा। मैंने हट धर्मी से कहा। ठीक है, उसने बेबसी से कहा, आप लोग अंदर आइए, मुझे इस बारे में हदायत लेनी पड़ेंगी। जो जी चाहे करो, मैंने बेपरवाही से कहा। फिर मैं और ज़ाहिर उसकी मुय्यत में इमारत के कंपाउंड में दाखिल हुए। इमारत के दरवाजे पर मुसल्ला मुहाफिज मौजूद थे जिन्होंने हमसे कोई तारुद नहीं किया। अंदर दाखिल होते ही एक लाउंज था जहां कुर्सियां और सोफे रखे नजर आ रहे थे। आप लोग तशरीफ रखें, मैं मिस्टर ग्रे होल्डिंग को इतला करता हूँ, उसने दीवार पर नस्ब इंटरकॉम की तरफ बढ़ते हुए कहा। इंटरकॉम पर बात करने के बाद वो हमारी तरफ पलट आया। चलिए जनाब, उसने हाथ से एक दरवाजे की तरफ इशारा किया जिस पर सिक्योरिटी तहरीर था। मैं और ज़ाहिर उस दरवाजे से गुजरे। वो एक कमरा था जहाँ 2 अफराद नजर आ रहे थे।
सामने रखी हुई जहाजी साइज की मेज के हकम में जैकोलिन बैठी थी। उसके पतले ऊँटों पर सफाकी से भरपूर मुस्कुराहट नाच रही थी। खुश आमदीद मिस्टर एलन ग्राहम, उसने तंजिया लहजे में कहा। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मुझे मालूम है तुम्हारे गुर्गों ने चंद मिनट कबल तुम्हें इतला दे दी होगी कि हम इस इमारत में दाखिल हुए हैं, मैंने बेपरवाही से कहा, और जैकोलिन के ऊँटों से मुस्कुराहट की लकीर गायब हो गई। अंदर दाखिल होने से कबल तुम दोनों की तलाशी ली जाएगी, जैकोलिन ने सर्द लहजे में कहा। तलाशी लेने का क्या जवाब है? मुझे मिस्टर ग्रे होल्डिंग ने बुलाया है, मैं खुद से नहीं आया हूँ। ये यहाँ का दस्तूर है, यहाँ आने वाला कोई भी मुलाकाती तलाशी के बगैर अंदर दाखिल नहीं हो सकता। मेरे पास सिर्फ एक पिस्टल है, वो मैं तुम्हारे हवाले करने को तैयार हूँ, मैंने कहा। तुम दोनों की जामा तलाशी होगी, जैकोलिन घुर्राई। उसके बगैर तुम अंदर नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, मैंने कहा, लेकिन इस पिस्टल के सिवा तुम कोई और हथियार बरामद नहीं कर सकोगी। जैकोलिन ने दो अफराद को इशारा किया और उन्होंने हमारी जामा तलाशी ली, लेकिन हमारे पास कुछ होता तो बरामद होता। इस पिस्टल का लाइसेंस है तुम्हारे पास? जैकोलिन ने भिन्ना कर कहा। हमारे पास से कोई और हथियार बरामद ना होने पर वो खासी मुश्तइल दिखाई दे रही थी। मेरा ख्याल है ये सवाल आपके दायरे इख्तियार से बाहर है, मैंने संजीदगी से कहा। शट अप, तुम मेरे ऑफिसर नहीं हो। जो कुछ मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। मैं उस शख्स की तरफ मुड़ा जिसने हमारा इस्तकबाल किया था। क्या यहाँ आने वाले हर शख्स की इसी तरह बेइज्जती की जाती है? उसके चेहरे पर तो पहले ही कबीदगी नजर आ रही थी। मैं मिस्टर ग्रे होल्डिंग को मुतला करता हूँ, उसने आहिस्तगी से कहा और कमरे से बाहर निकल गया। मैं ग्रे होल्डिंग की मतहत नहीं हूँ और ना ही उसे जवाब दे हूँ। वो मेरे मामलात में मुदाखलत करने का भी मजाज नहीं है, समझे तुम? लाइसेंस तो तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा। मिस्टर ग्रे होल्डिंग से मशवरा करने के बाद ही मैं कोई जवाब दे सकूंगा, मैडम जैकोलिन, मैंने जहरीले लहजे में कहा। लेकिन यह मशवरा जरूर दूंगा कि आदमी को अपने इख्तियारात का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। जैकोलिन के कोई जवाब देने से कबल दरवाजा खुला और मिस्टर ग्रे होल्डिंग अंदर दाखिल हुए। क्या बात है? उन्होंने बारी बारी मेरी और जैकोलिन की तरफ देखते हुए कहा। मैडम जैकोलिन का इसरार है कि वो पिस्टल का लाइसेंस देखे बगैर हमें अंदर नहीं जाने देंगी, और मेरा कहना है कि ये लाइसेंस देखने की मजाल नहीं है। ये ठीक कह रहा है जैकोलिन, मिस्टर ग्रे होल्डिंग ने कहा। इसे अंदर जाने दो, बहुत अहम मामला है। अपने फराइज की अंजाम दही के लिए मैं जो कदम मुनासिब समझूं उठा सकती हूँ, जैकोलिन ने बेरुखी से कहा। बराए मेहरबानी आप मुदाखलत ना करें। तुम्हें अंदाजा नहीं कि यह मुलाकात कितनी अहम है। बेजा जिद मत करो। मैं कोई जिद नहीं कर रही हूँ, मुझे इस शख्स पर शुबा है। कुछ ही देर कबल रिपोर्ट मौसूल हुई है कि ये और इसके तीनों साथी फर्दी नामों से होटल में मुकीम हैं। इनके पते भी गलत हैं, लिहाजा मैं इन्हें हिरासत में ले रही हूँ। मिस्टर ग्रे होल्डिंग ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और मैंने इस बात में सर हिला दिया। आपने मेरी बताई हुई बात की तस्दीक कर ली होगी जनाब। आप अंदाजा लगाइए कि जो खतरनाक काम हमने किया है उसके बाद हमारे लिए अपना तहफ़्फ़ुज़ किस कदर ज़रूरी था। उन्होंने तफहीमी अंदाज में सर हिलाया और जैकोलिन से बोले, तुम मामला से वाकिफ नहीं हो, इसलिए ये सब कुछ कर रही हो। मेरा मशवरा है कि इस मामले से हाथ उठा लो। मुझे अफसोस है मिस्टर ग्रे होल्डिंग, जैकोलिन ने बेसाख्ता शाने उचकाए। अगर यही बात है तो मैं वजीर दाखिला से बात करूंगा, मिस्टर ग्रे होल्डिंग ने गुस्सीले लहजे में कहा। इस अजनबी के लिए तुम वजीर दिफा से बात करोगे? जैकोलिन ने मुज़हिकाना अंदाज में कहा। मिस्टर ग्रे होल्डिंग ने सख्ती से होंठ भींच लिए। एक लम्हे के लिए उन्होंने कुछ सोचा था और फिर आगे बढ़कर उन्होंने जैकोलिन की मेज पर रखा हुआ सुर्ख टेलीफोन अपनी तरफ खींच लिया। जैकोलिन उन्हें सर्द निगाहों से देख रही थी, लेकिन वो उसकी निगाहों से बेनियाज होकर नंबर डायल कर रहे थे। राब्ता मिलने पर उन्होंने रिसीवर में जल्दी जल्दी कहा, मैंने सुबह आपसे एलन ग्राहम का जिक्र किया था जनाब, वो मुझसे मिलने आया है। मुझे उससे अहम नौयत की गुफ्तगू करनी है, लेकिन यहाँ की सिक्योरिटी चीफ उसे अंदर नहीं जाने दे रही। वो खामोश होकर दूसरी जानिब कही जाने वाली बात सुनते रहे, फिर बोले, मैंने समझाने की कोशिश की थी जनाब, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रही। जाहिर है मैं उसे असल बात से तो आगाह नहीं कर सकता। जी ठीक है, मैं रिसीवर उसे दे रहा हूँ, आप खुद ही बात कर लीजिए। उन्होंने रिसीवर जैकोलिन की तरफ बढ़ाया। जैकोलिन ने रिसीवर कानों से लगाया और दूसरी जानिब से कही जाने वाली बात सुनती रही। उसने एक आध बार कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शायद दूसरी तरफ से जबरदस्त झाड़ पड़ी थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और फिर उसने जी बहुत बेहतर कहकर रिसीवर वापस रख दिया। ठीक है, ये दोनों अंदर जा सकते हैं, उसने मुझे शोला बार नजरों से घूरते हुए सर्द लहजे में कहा। मेरे ऊँटों पर मुज़ीकाना मुस्कुराहट उभर आई।
पहले ही बात मान ली होती तो क्या बिगड़ जाता, मैंने कहा और जैकोलिन दांत पीसने लगी। मैं उसकी कैफियत से महफूज होता हुआ मिस्टर ग्रे होल्डिंग और जाहिर के साथ कमरे से बाहर आ गया। अब हम इमारत के अंदरूनी हिस्से की तरफ जा रहे थे। मिस्टर ग्रे होल्डिंग के शानदार ऑफिस में बैठने के बाद मैंने गुफ्तगू की इब्तिदा की। आपने मेरी बातों की तस्दीक कर ली होगी। मिस्टर ग्रे होल्डिंग ने झिझकते हुए जाहिर की तरफ देखा तो मैंने जल्दी से ये कहकर उनकी झिझक दूर कर दी कि ये मेरा साथी है और मेरे हर मामले में शरीक है। मैंने चेक किया था एलन, उन्होंने बड़ी बेतकल्फी से कहा, वाकई चंद फार्मूलों की फिल्में गायब हैं। फिर आपने क्या किया? मैंने फौरी तौर पर वजीर दिफा को सारी बातों से आगाह कर दिया। हुकूमत की मशीनरी हरकत में आ चुकी है। ये सुराग लगाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे हिफाजती निज़ाम में वो कौन सा रखना है जिससे गुजर कर फिल्में बाहर चली गई। ये सब कुछ भी ज़रूरी है जनाब, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने जो बात कही थी, हाँ मैंने उस बारे में भी वजीर दिफा से बात की थी। उनका कहना है कि अगर तुमने वाकई फिल्में दे दी तो हम उन लोगों को फरार करा देंगे। लेकिन क्या? मैंने धड़कते दिल के साथ पूछा। उन्हें इस बात पर यकीन करने में तामिल है कि उसके पीछे हारून राबील का हाथ होगा। इसके अलावा और किसका हाथ हो सकता है? मैंने हैरत से कहा। और कौन है जिसे फार्मूलों से दिलचस्पी हो? उसका कोई कारोबारी उरीफ उसे नीचा दिखाने के लिए उसके खिलाफ साजिश कर सकता है। बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा। बस ये इत्तफाक है कि उसके कुछ एतराफात मैंने रिकॉर्ड कर लिए थे। मुझे नहीं मालूम कि उन एतराफात की कानून की नज़र में क्या हैसियत होगी, लेकिन आपकी इस शोबे के अदाले के लिए केस बहरहाल कारामद होगी। अगर ऐसा है तो तब हम यकीन कर लेंगे, मिस्टर ग्रे होल्डिंग ने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा। वो केस हमें कब मिल सकेगी? केस मेरे पास मौजूद है। मैंने कोट की जेब से केस निकाल कर उनकी तरफ बढ़ा दी। जैकोलिन के आदमी मेरे पास से असला बरामद करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दी। मिस्टर ग्रे होल्डिंग के चेहरे पर खुशी के तासरात फैल गए। केस लेकर उन्होंने इंटरकॉम पर अपनी पर्सनल सेक्रेटरी हेलन को तलब किया। मुझे देखकर हेलन की आंखों में चमक उभरी थी। इस केस के बारे में मुझे मुकम्मल रिपोर्ट दरकार है, मिस्टर ग्रे होल्डिंग ने केस हेलन की तरफ बढ़ाते हुए कहा। आधे घंटे के अंदर लिबर्टी से रिपोर्ट हासिल करके मुझे मुतला करो। हेलन के जाने के बाद मैंने फार्मूलों वाली फिल्में भी मिस्टर ग्रे होल्डिंग के हवाले कर दी। इन फिल्मों के बल पर अरबों नहीं बल्कि खरबों डॉलर कमाए जा सकते थे। मैंने कहा, ठीक कह रहे हो। मिस्टर ग्रे होल्डिंग ने इस बात में सारी लाया। लिहाजा ये नजरिया बातिल करार पाता है कि फिल्मों को गायब कराने वाली हरकत किसी कारोबारी उरीफ की हो सकती है। किसी को नीचा दिखाने के लिए इतना बड़ा खतरा कोई भी मोल नहीं ले सकता। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम हो कौन? मेरा मतलब है तुम्हारा असली नाम क्या है? तुम करते क्या हो? कहाँ रहते हो? मैं मजबूर हूँ जनाब, मैंने मादरत ख्वाना अंदाज में कहा। मुझे उम्मीद है कि आप ये सब कुछ मालूम करने के लिए मुझ पर दबाव नहीं डालेंगे। क्या इतना काफ़ी नहीं कि मैंने एक मुल्की अमानत नहायत कामयाबी से हुकूमत को वापस पहुंचा दी? मिस्टर ग्रे होल्डिंग ने तफहीमी अंदाज में सर को जुम्बश दी। बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। मुझे अंदाजा है कि तुम्हारी असलियत जाहिर होगी तो तुम्हें खतरात लाहक हो सकते हैं, और अगर मुमकिन हो तो जैकोलिन के आदमियों से हमारी जान छुड़वा दें जनाब। वो मुसलसल हमारा ताकुब कर रहे हैं और अब मैं अपने साथियों समेत वाशिंगटन से वापस जाना चाहता हूँ। ठीक है, जब तुम यहाँ से वापस जाओगे तो कोई तुम्हारा ताकुब नहीं करेगा। 1 घंटे के अंदर अंदर हम तमाम मराइल से गुजर गए। केस की गवाही उनके लिए मोतबर करार पाई थी और फिल्में तो थी ही असली। अब हमें इजाज़त दे दीजिए जनाब, मैंने कहा। मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे मेरे सर से कोई बोझ उतर गया हो सके तो उनकी रिहाई का बंदोबस्त कर दीजिएगा। मिस्टर ग्रे होल्डिंग ने मुझे यकीन दिलाया कि वो इस मामले में ज़ाती दिलचस्पी लेकर इसे हल कराएंगे। उन्होंने मुझे हुकूमत से एक माकूल रकम दिलाने की पेशकश भी की, जिसे मैंने सख्ती से मुस्तरद कर दिया। वो मुझसे बेहद मुतासर नजर आ रहे थे और गेट तक हमें छोड़ने आए। मैं जैकोलिन से अपना पिस्टल वापस लेना नहीं भूला था। मिस्टर ग्रे होल्डिंग ने हमें अपनी कार में भिजवाने की पेशकश भी की, मगर मैंने उनका शुक्रिया अदा करके उनकी ये पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया। सड़क पर गुजरने वाली पहली टैक्सी को हमने रोक लिया और उसे क्रिस्टल होटल चलने को कहकर हम उसमें बैठ गए। हम इस आखिरी मरहले से भी बगैर खूबी गुजर गए। जाहिर ने तवील सांस लेकर कहा और मैंने इस बात में सर हिलाकर उससे इत्तफाक का इजहार किया। लेकिन उस वक्त हम दोनों ही इस बात से लाइल्म थे कि हमारी असल मुसीबतों का आगाज तो अब हुआ है। सुकून के दिन तो अब रुखसत हुए हैं।
हम दोनों अपने अपने ख्यालात में खोए हुए थे। इस तरफ तवज्जो देने की फुर्सत ही नहीं मिली कि टैक्सी से होटल क्रिस्टल का फासला 5 मिनट से ज्यादा का हरगिज नहीं हो सकता। लेकिन जब काफी देर चलने के बाद भी टैक्सी नहीं रुकी तो मैंने चौंक कर खिड़की से बाहर देखा। टैक्सी वाशिंगटन की बड़ी पूरी सड़कों पर से गुजर रही थी। ये तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? मैंने बुलंद आवाज से कहा। मैंने तो तुमसे क्रिस्टल होटल चलने को कहा था। मेरी आवाज सुनकर जाहिर को भी होश आया, लेकिन हमें देर हो चुकी थी। टैक्सी ड्राइवर की तरफ से कोई जवाब आने की बजाय अगली और पिछली सीटों के दरमियान खुदकार तरीके से शीशे की एक दीवार हायल हो गई थी। अकबी दरवाजों के शीशे भी खुदकार तरीके से बंद हो गए थे। मैं पूरी तरह चौकन्ना हो गया और मैंने अपनी जानिब वाले दरवाजे का शीशा उतारने की कोशिश की, मगर शीशा टस से मस नहीं हुआ। जाहिर की जानिब वाला शीशा भी जाम हो चुका था। ये क्या हुआ जनाब? जाहिर ने बुखलाए हुए लहजे में कहा। शीशे भी जाम है और दरवाजा भी। आखिर ये चक्कर क्या है? समझ में नहीं आता कि अचानक ये क्या हो गया, मैंने तशवीश से कहा। मुमकिन है जैकोलिन ने इंतकामी जज्बे के तहत कोई हरकत कर डाली हो। जैकोलिन में इतना बड़ा गैर कानूनी कदम उठाने की हिम्मत नहीं है। अकबी हिस्से में नस्ब स्पीकर से आवाज आई और मैंने चौंक कर पीछे की तरफ देखा। ये किसकी आवाज है? क्या ड्राइवर बोला था? जाहिर ने बुखलाकर कभी पीछे और कभी आगे देखते हुए कहा। नहीं, मैंने बड़े सुकून से कहा। ये ड्राइवर की आवाज नहीं थी, वो तो ड्राइविंग करने में मगन है। फिर ये शख्स कौन हो सकता है जनाब? जाहिर ने कहा। मालूम नहीं, मैंने बेपरवाही से कहा। आवाज तो मेरे लिए अजनबी है, मैंने कहा, हालांकि मैं उसे पहचान चुका था। तुम्हारी चालाकियां तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकेंगी अलियार खान, स्पीकर से सर्द लहजे में कहा गया। ओली बावड़ की आवाज तुमसे ज्यादा कौन पहचान सकता है? ओली बावड़ का नाम सुनकर जाहिर सीट से उछल पड़ा। उसके चेहरे पर मुर्दनी छा गई थी। मैं तो उसे पहले ही शनाख्त कर चुका था। वो वाकई ही ओली बावड़ की आवाज थी। जाहिर फटी फटी निगाहों से मुझे देखे जा रहा था। मुझे खुद भी अंदाजा हो गया था कि मैं बहुत बेतुका फंसा हूँ। ये बात अलबत्ता समझ में नहीं आ रही थी कि ओली बावड़ को मेरा सुराग कैसे मिला। हमने तो इंतहाई एहतियात बरती थी, हर कदम पर बेकअप का सहारा लिया था। ये के बाद दीगरे होटल तब्दील करते रहे थे और फिर ओली बावड़, उसे तो मैंने बड़ी मुसीबतों में फंसा दिया था। लाइन ऑफ क्रूजर से रवाना होने वाली असले की पहली खेप के मामले में उसे शिकस्त फाश से 2-4 किया था। उसकी बेटी को अगवा करके मैंने उसे बेबसी की उस मंजिल तक पहुंचा दिया था जहां आदमी खुदकशी तक कर लेता है। उस वक्त ओली बावड़ पूरी तरह मेरे रहमो करम पर था। मैं अगर चाहता तो उसे बासानी हलाक कर सकता था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मैं तो उसे ये बावर करा देना चाहता था कि उसकी औकात क्या है। बेबसी, जिल्लत और बेकसी की इंतहा तक पहुंचा देना चाहता था। मैंने उसे बड़े भरपूर जख्म लगाए थे। जिस मिशन का वो इंचार्ज था उसे मैंने खुद उसी के जरिए नाकाम बना दिया था। मुझे ये भी याद था कि ओली बावड़ ने मुझे धमकी दी थी कि अगर उसे मौका मिला तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। हाँ प्यारे ओली बावड़, मैंने तुम्हारी आवाज पहचान ली है, मैंने बड़े सुकून से कहा। लेकिन ये सुकून सती था, मेरे अंदर बड़े तूफान उठ रहे थे। अव्वल तो ये मामला ही अजीब था कि ओली बावड़ मुझ तक पहुंचा कैसे, लेकिन मुझ तक पहुंच ही गया था तो इसका मतलब था कि तहजीब और बूढ़ भी उसकी निगाहों में आ गए होंगे और मैं उसकी फितरत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। अपनी मतलब बरारी के लिए वो किसी हद तक भी गिर सकता था। मैं और जाहिर तो उसके चुंगल में आ ही गए थे, मगर तहजीब और बूढ़ भी खतरे में थे। मुमकिन था कि ओली बावड़ उन पर भी काबू पा चुका होता। आप क्या कर रहे हैं जनाब? जाहिर ने मेरी तरफ झुकते हुए सरगोशी में कहा। पिस्टल निकाल कर शीशे पर फायर कीजिए, वरना मालूम नहीं हमारा हशर क्या होगा। बेकार है जाहिर, मैंने सरगोशी को बालाए ताक रखते हुए कहा। शीशे बुलेट प्रूफ हैं, इन पर फायर करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। तुम बहुत मुतमईन नजर आ रहे हो अलियार खान, ओली बावड़ की आवाज आई। लेकिन यकीन रखो तुम्हारी कोई चालाकी तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। मैं बहुत हैरान हुआ हूँ ओली बावड़, मैंने कहा। मालूम नहीं तुमने क्या बहाना करके अपनी जान बचाई होगी और फिर मुझे कैसे तलाश कर लिया। तुमने मुझे बहुत बड़े बड़े नुकसानात पहुंचाए हैं। ये मैं ही जानता हूँ कि मुझे कैसे कैसे मसाइल का सामना करना पड़ा। मेरी जगह कोई और होता तो उसे गद्दारी के इल्जाम में फायरिंग स्क्वाड के हवाले कर दिया होता। लेकिन देख लो, मैं ना सिर्फ जिंदा हूँ बल्कि अब तुम मेरे रहमो करम पर हो। तुम्हारी चालबाजियों से मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ, लेकिन ये बात बहरहाल बाइसे हैरत है कि तुमने मुझे तलाश कैसे कर लिया। तुमसे एक गलती हो गई थी अलियार खान, तुमने हारून राबील को अपने बारे में बता दिया था। ओह, तो वो जिंदा बच गया, मैंने चौंक कर कहा। जिंदा ही नहीं बचा बल्कि उसने पहली फुर्सत में मुझे तुम्हारे बारे में इतला दी। उसके बावजूद भी मुझ तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। मैंने होटल भी तब्दील कर दिया था और मेकअप भी।
मेरी जहानत की दाद दो कि मैंने जोहरी तवानाई के महकमों की निगरानी शुरू करा दी थी। मुझे अंदाजा था कि अब तुम अमेरिकन हुकूमत से राब्ता जरूर करोगे। ये महज इत्तफाक है, वरना जरूरी नहीं था कि मैं अमेरिकी हुकाम से राब्ता कायम करता। ये बहुत जरूरी था, तुम यहूदियों को लिख देने के चक्कर में रहते हो। तुम्हारे पास हारून राबील के खिलाफ सबूत भी थे, फिर तुम निचले कैसे बैठ सकते थे? इस टैक्सी के राज से भी आगाह कर दो प्यारे हावर्ड, ये किस तरह नाजिल हुई? मुमकिन था हम किसी और टैक्सी में बैठ जाते। ये नामुमकिन था। मैंने इंतजाम कर लिया था कि जब तुम बाहर निकलो उस वक्त यही टैक्सी तुम्हारे सामने आए। मैंने जाहिर की तरफ देखकर मैंने खेज अंदाज में सारी लाया, लेकिन तुम खुद कहाँ हो हावर्ड? मैंने कहा, क्या सिर्फ इसी गुफ्तगू पर इक्तफा करना पड़ेगा? तुम समझदार आदमी हो अली, अंदाजा कर सकते हो कि अब भी अमेरिका में मेरे कितने असरात हैं। मैं जब चाहूंगा तुम्हें अपने पास बुलवा लूंगा। मैंने खिड़की से बाहर देखा और मुझे ये अंदाजा करने में दुश्वारी नहीं हुई कि टैक्सी किसी खास रास्ते में चल नहीं रही, बल्कि बेमकसदी सड़कों पर चक्कर लगा रही है। इस बात से यही मकसद हो सकता था कि हमें रास्तों का अंदाजा ना होने पाए। शुक्रिया ओलिव हावर्ड, मैं तो समझ रहा था कि अब तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे।